हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का 11th क्लास में स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे एसपी वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को एसपी कहते हैं। इसकी सबसे स्टार्टिंग हम चैप्टर 1 से करेंगे। सूचना संचार का अर्थ व उसकी पद्धतियाँ। सूचना संचार, सूचना यानी जो हम किसी को अपनी बात बताते हैं। सूचना संचार यह ध्यानपूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति नहीं बल्कि अपने प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। बात करना यानी संचार, एक दूसरे से समझना करना, ये हम सबकी प्रवृत्ति होती है। अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति, विचारों के आदान प्रदान हेतु दूसरों को संपर्क करने बनाए रखना आवश्यक है। हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वार्तालाप करनी पड़ती है, संपर्क रखना पड़ता है। इस अध्याय में हम सूचना संचार के विषय में बताएंगे तथा व्यापार वाणिज्य के हेतु संचार सामान्य सूचना संचार से किस प्रकार भिन्न है उससे भी हम समझेंगे। सूचना संचार की प्रक्रिया को तर्कबद्ध व क्रमबद्ध समझने के पश्चात मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सूचना संचार को विविध विधि, उनकी विशेषता, मर्यादाओं का परिचय भी प्राप्त करेंगे। प्रचार व प्रसार के माध्यम के उपयोग के द्वारा सूचना संचार की प्रवृत्ति विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के साथ की जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, साहित्यिक प्रवृत्ति के उदाहरण स्वरूप बात करें तो एक बार स्पष्ट है कि उभर आती है कि विविध उद्देश्य के अनुसार की जाने वाली इन प्रवृत्तियों की साम्यता व भिन्नता भी है। विविध प्रकार के सूचना संचार आदान प्रदान हेतु विशिष्ट शैली होती है, यानी हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाएं, इसके लिए एक शैली को काम में लिया जाता है। इस वितर्क को ध्यान में रखते हुए उसका ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। आवश्यक है विशिष्ट प्रकार की शैली, कौशल, योग्य माध्यम का उपयोग करने सूचना आदान प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया को सूचना संचार की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। कम्युनिकेट जो लैटिन शब्द है उसमें से अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बना। इस शब्द का अर्थ बांटना होता है, यानी शेयर करना, विनिमय करना यानी लेन देन करना, और टू पार्टीशन यानी भाग देना। वाणिज्य सूचना संचार, सूचना संचार की प्रक्रिया का उद्देश्य वाणिज्य सूचना संचार हेतु किया जाता है। व्यापार के लिए जो वार्तालाप की जाती है वो होती है वाणिज्य सूचना संचार। व्यापारियों को दो समूह के संपर्क में रहना अति आवश्यक है। वे जिस प्रकार का माल सामान बेचते हैं उनके उत्पादन एवं विक्रेता का एक समूह तथा विक्रेता उनका ग्राहक बने वह दूसरे समूह में आएंगे। इन दोनों समूह के संपर्क में रहने के लिए एक पत्र महत्वपूर्ण साधन होता है, वह एक दूत का काम भी करता है। इस प्रकार पत्रों के द्वारा धंधा, व्यापार की खरीद बिक्री, प्रचारों के साथ जैसी प्रवृत्तियां की जाती है जिसे व्यापारिक सूचना संचार कहते हैं। सूचना संचार की प्रक्रिया, सूचना संचार या वाणिज्य सूचना दोनों विभावनाओं में सूचना शब्द का ही प्रयोग हुआ है। इस प्रकार तात्विक रूप से जांचें तो सूचना संचार की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले घटक सूचना के आदान प्रदान में साझेदार बनकर सूचना विचार, विभावना, मनोभाव या संदेश का लेन देन भी करते हैं। प्रत्यायन की इस प्रक्रिया में कि जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह को सूचना विचार भेजने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश या प्रयत्न में विविध माध्यम साधनों का उपयोग किया जाता है। विचार संक्रमण की प्रक्रिया पूरी होने पर सामने वाले पक्ष की ओर से प्रतिभाव भी प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्रमानुसार समझेंगे। सूचना संचार में निम्नलिखित घटक बताए गए क्रमानुसार हिस्सा लेकर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं। वक्ता यानी जो बोलने वाला, सूचना भेजने वाला या वक्ता अन्य व्यक्ति या समूह को सूचना विचार पहुंचाने हेतु सूचना प्रसार प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। वक्ता द्वारा विचार को सूचना का स्वरूप देने से पहले तत्संबंधी विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से बोलना है, उसके लिए किस प्रकार की भाषा, शब्द, चित्र, ध्वनि, माध्यम अनुरूप होगा, उसके सामने पक्ष व्यक्ति या सुनने वाला समझ सके, ऐसी विचार प्रक्रिया विचारों के द्वारा बताई जाती है। यानी हम अपनी बात को ऐसे बोलें कि वो सामने वाला भाषा से भी सही समझे और हमारे विचारों को भी समझ सके। अब है संदेश। विविध साधनों, उपकरणों या माध्यमों के द्वारा वक्ता विचारों को योग्य रूप से प्रस्तुत करता है, जिसे हम संदेश सूचना संचार रूप में भी कहते हैं। फिर है माध्यम।
संदेश सूचना को भेजने हेतु वक्ता जिन भाषा, चित्र, ध्वनि, पत्र जैसे साधन उपकरण का उपयोग करके संदेश सूचना अन्य स्थानों पर पहुंचाई जाती है उसे माध्यम कहा जाता है। परिस्थिति आवश्यकता अनुसार व्यक्ति योग्य माध्यम का चुनाव भी करता है। संदेशों की प्राप्ति व समझ। योग्य साधन माध्यम के द्वारा संदेशों की वक्ता द्वारा प्रेषा सूचना संदेश जिस स्वरूप में आया उसी स्वरूप में सूचना संदेश के अर्घटन की प्रक्रिया होती है, जिसे संदेशों की प्राप्ति और अर्घटन के रूप में भी जानते हैं। अब है श्रोता। वक्ता द्वारा यानी बोलने वाला, उसके द्वारा जिन संदेश सूचनाओं को भेजा जाता है उसके प्राप्तकर्ता को यानी जिसके पास जा रहा है यानी सुनने वाला, उसे श्रोता प्राप्तकर्ता कहा जाता है। सूचना संचार की प्रक्रिया। सूचनाओं को सुनने वाले के अनुलक्षित से अर्घटन किया जाता है। अब है प्रतिभाव। सूचना संचार की प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ जाती है कि श्रोता के उत्तर मिलते ही पूरी हो जाती है, जिसको प्रतिभाव कहते हैं। श्रोता का प्रत्युत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही सूचना संचार की प्रक्रिया की सफलता निर्धारित करता है। यदि श्रोता के प्रतिभाव से वक्ता संतुष्ट हो तो प्रक्रिया निर्विघ्न पूर्ण यानी बिना कोई कारण से वो पूरी हो जाती है, परंतु आंशिक गैर समझ यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वह प्रक्रिया निष्फल यानी बेकार मानी जाती है। इस अवस्था में वक्ता को अन्य साधन माध्यम का सहारा लेकर दोबारा से प्रयत्न करना चाहिए। यदि उल्लेखनीय है तो भाषा, शब्द, लिपि, प्रतीक, चित्र साधन स्वरूप है और मौखिक, लिखित, हावभाव या अभिनय के द्वारा भी प्रस्तुत माध्यम स्वरूप होता है। सूचना संचार की प्रक्रिया को आकृति के द्वारा भी इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे ये पहली है वक्ता, फिर प्रस्तुतिकरण, ये सूचना संचार की प्रक्रिया। इस प्रकार से इसका डायग्राम के द्वारा भी हम इसको लिख सकते हैं। सूचना संचार की पद्धति। पहले देखे गए अनुसार संचार की प्रक्रिया में माध्यम व साधन स्वरूप सामग्री का विशेष महत्व है। विविध प्रकार की सूचना संचार हेतु उसके अनुरूप पद्धतियों का उपयोग होता है। मात्र दो ही व्यक्ति सम्मिलित हो ऐसी सूचना संचार प्रक्रिया की पद्धति अलग होगी। व्यक्ति या समूह के बीच हो अर्थात वक्ता एक व्यक्ति और श्रोता दूसरा हो तो कक्षा और उसकी प्रक्रिया अलग होगी, यानी दो समूह होते हैं, एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट्स। व्यक्ति व समूह के बीच उसकी प्रक्रिया लंबी छोटी सकुल रहेगी एवं पद्धति भी बदल जाएगी। इसके विपरीत जब सूचना संचार समूह और व्यक्ति के बीच हो अर्थात वक्ता समूह में हो यानी वक्ता एक समूह और श्रोता एक व्यक्ति हो यानी बहुत सारे व्यक्ति और सुनने वाला एक ही हो, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तब ऐसी स्थिति में प्रक्रिया और पद्धति अलग होती है। तदुपरांत दो समूह के बीच विचार विनिमय भी हो रहा है, जैसे कि समूह विमर्श हो, यहाँ भी प्रक्रिया पद्धति भिन्न रहेगी यानी अलग रहेगी। और यदि वक्ता और श्रोता व्यक्ति या समूह एक ही स्थान पर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो, जैसे कि कक्षा में, उस अवस्था में सूचना संचार की प्रक्रिया साधन माध्यम चुनाव या नियुक्ति एक ही प्रकार की रहेगी। जब वक्ता श्रोता आमने सामने न हो परंतु किसी माध्यम से जुड़े हो, जैसे कि टेलीफोन या सूचना संचार होती है। टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में सामग्री का उपयोग टेलीकम्युनिकेशन के योग्य साधन द्वारा स्थान के अंतर को अस्वीकार करके आमने सामने रहकर इस रूप में सूचना प्रसार आज के युग में संभव हुआ। सूचना प्रचार की पद्धति निम्नलिखित रूप से समझाई जाती है। ऐसा भी होता है कि वक्ता सुनने वाला एक हो और बोलने वाले काफ़ी हो, या बोलने वाले काफ़ी हो सुनने वाला एक हो, या फिर टेलीफोन के माध्यम से भी अपनी भाषा को हम समझा सकते हैं। इसमें बहुत सारी पद्धतियाँ जिसमें निम्न है। मौखिक। सबसे पहले सूचना के अनुसार भाषा शब्द के उपयोग के द्वारा बोलकर की जाने वाली पद्धति को मौखिक यानी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ये मेरी मौखिक प्रवृत्ति मानी जाती है। सूचना संचार की पद्धति उच्चारण की स्पष्टता से सुना जा सके। अब मेरी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप समझ सको, भाषा अच्छी होनी चाहिए। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा इत्यादि में ये सब इसके उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित, जो हम लिख करके पहले हम नोट्स के जरिए जो हमने आपको भेजा था। सूचना को योग्य भाषा शब्द के उपयोग के द्वारा योग्य लिपि में लिखकर भेजी गई ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार पद्धति कहते हैं। यहाँ लेखन में शैली और शब्दों का उपयोग चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखक, हस्तप्रत, ईमेल, वर्तमान पत्र, सामयिक, विज्ञापन, पैम्पलेट्स, होर्डिंग इत्यादि ये सब लिखित सूचना होती है जिसके द्वारा हम उनको पढ़ करके देख करके समझ जाते हैं। दृश्य, जब बिना चिन्ह, बिना प्रतीक, चित्र, आलेख, नक्शे, रंगों द्वारा बिना बोले ही, जैसे हम मैप देखते हैं, एक इंडिया का मैप है उसमें कलर वगैरह भरा है लिखे हुए, तो हम उसको देख करके ही समझ जाते हैं।
फिर है श्राव्य पद्धति, यानी जो सुनने वाली पद्धति होती है उसे श्राव्य पद्धति कहते हैं। भाषा शब्द के उपयोग भिन्न भिन्न आवाज द्वारा वक्ता श्रोता आमने सामने न हो फिर भी होने वाली सूचना संचार की पद्धति अर्थात श्राव्य सूचना संचार पद्धति कही जाती है। जैसे रेडियो, अब ये सब चीज़ें हम सुन ही रहे हैं, देख भी मतलब सुन रहे हैं, रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टेप रिकॉर्ड, इसमें हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन रहे हैं, इसे श्राव्य पद्धति कहते हैं। अब दृश्य श्राव्य, जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सूचना संचार की ऐसी पद्धति जिसमें देखना सुनना एक ही साथ होता है, जैसे टीवी, डीवीडी, टेलीविज़न, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर माध्यम उपकरण में देखना और सुनना जो एक साथ होता है उसे श्राव्य और दृश्य पद्धति कहते हैं। अब है मौन, जिस सूचना संचार शब्दों के बिना ही संभव है। सूचना संचार ऐसी पद्धति है जिसमें शब्दों की अनुपस्थिति हो, यानी शब्द ना बोल रहे हैं ना कुछ है, बस सिर्फ मौन रहते हैं। मौन सहमति सूचना संचय भी होता है, कभी असहमति सूचना भी हो सकती है। मौन धारण करके संवेदना प्रकट की जाती है, जैसे बधिरों के लिए जो समाचार आते हैं वो मौन रहकर ही किया जाता है, यानी एक्सप्रेशन देख करके समझ जाते हैं। शाब्दिक अभिव्यक्ति के समय क्षण भर के लिए मौन रहना स्थिति ध्यान आकर्षण करके या वस्तु पर ध्यान आकर्षित करके सूचित करती है। सूचना संचार की पद्धति में मौखिक सूचना संचार और लिखित सूचना संचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण आने वाली पद्धति है। विचार, भावना, सूचना और मनोभावना आदान प्रदान उपरांत विविधान सूचना संचार पद्धति सरल और सफल बनती है। दो ही मेन है, मौखिक सूचना संचार और लिखित सूचना संचार। पहले हम पढ़ेंगे मौखिक सूचना संचार पद्धति क्या है। सूचना संचार हेतु सबसे उपयोगी साधन है भाषा। उसे समझने, उपयोग में लेने या उसमें प्रवीण होने हेतु 4 प्रकार के कौशल निपुणताओं का प्रयोग होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये है मौखिक पद्धतियों में 4 चीज़ें का होना बहुत आवश्यक है। मौखिक सूचना संचार में वक्ता यानी बोलने वाला भाषा, शब्द और वाक्य रचना का उपयोग करके आवश्यकता के अनुसार हाव भाव, हलन चलन का प्रयोग करके जोर से बोलना, सूचना के लेन देन का प्रयत्न करना जिसे श्रोता समझ सके। इस पद्धति के द्वारा व्यक्ति समूह के बीच सूचना संचार संभव हो जाता है। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण समूह, चर्चा जैसे विविध स्वरूप मौखिक सूचना संचार ही होते हैं। अब इस पद्धति से लाभ क्या क्या होता है जो मौखिक सूचना संचार है। पहला है, सूचना संचार की यह पद्धति सबसे सरल, त्वरित और अत्यधिक उपयोग में आने वाली है, क्योंकि हम जल्दी जो भी बात हमको कहनी है हम उसको बोल सकते हैं। इसमें कागज कलम की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मौखिक है। तीसरा पॉइंट है, सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रूप में होने वाली इस पद्धति में वक्ता और श्रोता का प्रतिभाव तुरंत मिलता है, यानी मैं क्या बोल रही हूँ अब आप मुझे जवाब देकर बता सकते हो, यानी इसका जल्दी से जवाब मिल जाता है, जिससे असमंजस की स्थिति खड़ी होने पर उसका तुरंत यानी जो भी समस्या आ रही है उसका जल्दी से हल निकाला जा सकता है। चौथा है, श्रोता की ओर से मिलने वाले त्वरित प्रतिभाव से वक्ता उत्साह, प्रेरक और प्रेरणादायक भी बनता है। पांचवा है, सूचना के आदान प्रदान को इस पद्धति में वक्ता को श्रोता की ओर से त्वरित प्रतिभाव मिलता है और उसके अनुसार साधन माध्यम में परिवर्तन लाकर उसमें सुधार भी किया जा सकता है, जिससे सूचना संचार की असफलता की परिस्थिति नहीं होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। 6 पॉइंट है, श्रोता यदि अनपढ़ हो तो भी उसको सूचना का प्रत्यावर्तन इस पद्धति में, वो बोल तो सकता ही है ना, लिख नहीं सकता, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होती। इस पद्धति में समय की भी बचत होती है। अब है मौखिक सूचना पद्धति जो है उसकी सीमाएं क्या क्या है। पहला है, संवाद व चर्चा जैसी पद्धति के स्वरूप में कदाचित वाद विवाद का जन्म हो। अब आमने सामने जो बात होती है मौखिक तो उसमें वाद विवाद हो सकता है। इस अवस्था में मौखिक सूचना संचार असफल भी होता है। कई बार क्या होता है, हम जब बोलते हैं, दो जने जब बोलते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है, वाद विवाद की स्थिति उपस्थित होने से समय और शक्ति दोनों ही नष्ट होते हैं क्योंकि उनको सुलझाने में बहुत सारा समय निकल जाता है। तीसरा है, कही गई, बोली गई, सुनी गई, सुनाई गई सूचना की विश्वसनीयता हमेशा, क्योंकि कभी भी कोई मना कर सकता है कि आपने ऐसा कभी कहा ही नहीं, मैंने ऐसा कभी झूठ बोला ही नहीं। चौथा पॉइंट है, मौखिक सूचना संचार लिखित प्रमाण की अनुपस्थिति में। अब इसको आधारभूत भी नहीं मान सकते क्योंकि बोली हुई बात का कोई भी आधार नहीं होता। पांचवा पॉइंट है, यदि सूचना विशाल विस्तृत हो तो वक्ता के पक्ष की ओर इस पद्धति का द्वारा परिणाम मिलने में सफलता
नहीं मिलती, उसको सोचने के लिए समय वक्त की जरूरत होती है। 6 पॉइंट है, मौखिक सूचना वक्ता व श्रोता दोनों पक्षों की अवस्थाओं के अनुसार लंबे समय तक याद नहीं रह सकते। अब क्या बोला था आज मैंने, वो आपको कल तो याद ही नहीं रहेगा जब तक कि आप उसको लिख नहीं लोगे। 7 पॉइंट है, मौखिक सूचना पद्धति उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित। अब मौखिक जो हम बोली हुई बातों को हम इकट्ठा करके कहाँ सुरक्षित रखे, वो तो रह ही नहीं सकती, वो तो कुछ समय बाद हम कुछ तो उसमें से बोल ही जाते हैं। 8वां पॉइंट है, मौखिक सूचना प्रचार की इस पद्धति में वक्ता की वक्तत्व अदा विशेषता और प्रस्तुतिकरण योग्य न हो तो अर्थ का अनर्थ, अगर कोई भी अर्थ सही नहीं बता पा रहा है तो उसका अर्थ का अनर्थ यानी वो बेकार भी हो जाती है। और 9 पॉइंट है, वक्ता को बोलने से पहले विचार करना आवश्यक होता है क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सके, यानी हमें गलत नहीं बोलना है क्योंकि किसी को गलत बोल दिया गया तो वो उसको हमेशा याद रहते हैं, अर्थात हमें सोच विचार करके बोलना चाहिए। ये थी हमारी मौखिक संचार पद्धति। अब है हमारी लिखित सूचना संचार पद्धति। मानव जाति के विकास के साथ लिपि व मुद्रण की खोज भी हुई, जिसके फलस्वरूप सूचना संचार की दूसरी पद्धति अर्थात लिखित सूचना पद्धति है। इस लिखित सूचना संचार की पद्धति का उपयोग करके व्यक्ति समूह व्यक्ति या फिर समूह के बीच सूचना संचार संभव होना। एक व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्ति हो या समूह, इन सब के बीच में आसानी से इसका प्रचार पद्धति का विस्तार हुआ है। हस्तप्रति यानी हाथ से लिखी गई साहित्य, पत्र लेखन, ईमेल, वर्तमान पत्रिका, विज्ञापन पुस्तिका जैसे विविध लिखित सूचना संचार के स्वरूप अस्तित्व में आए। ये सब क्या है, लिखित पद्धति के स्वरूप है। आज के युग में किसी भी कार्य पद्धति में लिखित सूचना संचार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सारा जो भी है वो क्या है, लिखित जो सूचना संचार पद्धति है वो ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वाणिज्य संचार हेतु इस पद्धति को प्रमाणित और अधिकृत माना जाता है। लिखित सूचना संचार की पद्धति अर्थात सूचना को योग्य लिपि में निश्चित शब्दों का चुनाव करके सुनिश्चित क्रम में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया होती है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, यानी जो सूचना संचार पद्धति है इसका लाभ क्या क्या है। पहला, स्थान काल के बंधन बिना इस पद्धति में सूचना संचार संभव है, यानी हम कहीं पे भी किसी भी समय में बैठकर लिख सकते हैं। दूसरा है, सूचना संचार की पद्धति में भौतिक साधनों का उपयोग होने से निःशुल्क तो नहीं परंतु इतनी खर्चीली भी नहीं होती, यानी इतनी महंगी भी नहीं होती क्योंकि एक कागज कलम की इसमें आवश्यकता होती है। सूचना क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहने के कारण सुरक्षित रहती है, यानी लिखे हुए रहता है, लिखित है तो उसे सुरक्षित भी रखा जा सकता है। 4 पॉइंट है, सूचना की योग्य क्रमबद्धता सुरक्षा के कारण संदर्भ प्राप्त करना, योग्य रूप से उसे जोड़ना भी संभव होता है। 5th है, लिखित स्वरूप में होने वाले सूचना संचार को कानूनी दृष्टि के अंतर्गत माना जाता है, जिससे उसका प्रमाण के तौर पे उपयोग लिया जा सकता है क्योंकि लिखी हुई चीज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती है। 6 पॉइंट है, लिखित अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त समय मिलने से सूचना की प्रस्तुति विषय गंभीरतापूर्ण प्रयत्न किए जा सकते हैं और प्रस्तुतिकरण को सुधार कर सजाकर प्रभावशाली स्थिति रहती है, यानी जो उसमें गलतियां हो रही है उसको सुधार करके भी सही किया जा सकता है। 7 पॉइंट है, सूचना संचार की इस पद्धति में योग्य व्यक्ति का चयन करके उसे दायित्व भी सौंपा जाता है और संचार प्रक्रिया में किसी भूल या क्षति की स्थिति में तत्संबंधी दायित्व संबंधी व्यक्ति पर भी डाला जा सकता है। 8 पॉइंट है, यह पद्धति संभावित संस्था को सूचना संचार की प्रक्रिया को एक सूत्र देती है। 9 पॉइंट है, लिखित सूचना संचार पद्धति द्वारा संबंधित संस्था की एक अलग छाप भी खड़ी होती है। अब है इसकी मर्यादाएं। सूचना को लिखित अभिव्यक्ति में कम से कम कागज कलम जैसे साधन उपयोग की आवश्यकता होती है, जिसके बिना वह संभव नहीं है। उतने अंश में खर्चीली होती है, यानी कागज कलम तो इसमें ज़रूरी है, अब उतना खर्चा तो इसमें लगता ही है। सेकंड है, आधुनिक लिखित संचार हेतु साधन यंत्र की आवश्यकता से उनकी खरीदी और देखरेख संबंधी दायित्व का भी प्रादुर्भाव होता है। 3rd पॉइंट है, लिखित पद्धति के द्वारा विचारों के आयोजन पूर्ण प्रस्तुतिकरण में मानव घंटे यानी समय अधिक लगता है, क्योंकि लिख के देंगे फिर जवाब कब आएगा उसके लिए उसका समय अधिक लगता है। 4th पॉइंट है, लिखित पद्धति प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष होने से सामने वाले पक्ष का प्रतिभाव विलम्ब होने की संभावना भी रहती है। 5th पॉइंट, उपयुक्त परिस्थितियों में सूचना संचार पद्धति की प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पूर्णतः प्रश्न उपस्थित हो जाता है। 6 पॉइंट, वक्ता प्रेषक की समझ, भाषा प्रस्तुतिकरण, उसकी पकड़, सचोटता सफलता का आधार रहा हुआ होता है। 7th है, लिखित संदेश व्यवहार पत्र के द्वारा होने से समय अधिक खर्च हो जाता है। और 8 है, लिखित सूचना संचार हेतु दोनों पक्षों को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। अब इसमें अनपढ़ व्यक्ति
के लिए लिखित जो पद्धति होती है वो सही नहीं होती। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आपको इसको पढ़ना है, करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर आप इसमें टिक कर लो, आपको कौन कौन से इसमें करने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकती हूँ, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, बाय बच्चों।